हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें जो है 51 से लेकर तो 100 तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर तो क्वेश्चन 50 तक जो है हमने डिस्कशन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप वीडियो क्रमांक 1 और वीडियो क्रमांक 2 दोनों की ही PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप पर जब आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन स्टडी सर्च करने के बाद आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप में आपको दोनों PDF मिल जाएंगी। जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो प्रश्न क्रमांक 50 तक डिस्कशन किया, और जो आज की वीडियो रहने वाली जिसमें 51 से लेकर तो 100 तक हम डिस्कशन करने वाले हैं, दोनों वीडियो की जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MP ऑनलाइन स्टडी से प्राप्त हो जाएगी। हमारे MP ऑनलाइन स्टडी टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी, तो उसके द्वारा भी आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जो है सबसे पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आता है हमारे पास, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ है। आपसे पूछा गया है कि डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डचेस फॉल जलप्रपात, रजत जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात और बिफॉल जलप्रपात, ये चारों के चारों जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं तवा नदी पर। कहाँ देखने को मिलते हैं? तवा नदी। और तवा नदी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आपको पंचमढ़ी। कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है पंचमढ़ी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ आता है? आपका नर्मदापुरम। कहाँ आता है? नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ पंचमढ़ी देखने को मिलती है। और यहीं से आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है? तवा नदी। ठीक है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना। और यहीं पर ये चारों के चारों जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं, चाहे डचेस जलप्रपात हो, चाहे आपका बिफॉल जलप्रपात हो, चाहे अप्सरा जलप्रपात हो, या आप देखेंगे तो आपका रजत जलप्रपात हो। तो ये चारों जलप्रपात याद रखना। नर्मदापुरम नया नाम हो गया है होशंगाबाद का। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो डचेस फॉल जलप्रपात पंचमढ़ी में है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमसे पूछा गया है कि राणा प्रताप सागर किस नदी पर है। राणा प्रताप सागर की बात की गई है। तो अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध, तीनों बांधों की अगर हम बात करें, जवाहर सागर बांध, तीनों बांधों की बात करें तो तीनों के तीनों बांध हमको कहाँ कौन सी नदी पर देखने को मिलते हैं? तो ये हमको चंबल नदी पर देखने को मिलते हैं। और चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी महू इंदौर के पास। महू से आपको देखने को मिलेगी ये नदी, महू से इंदौर के पास। और कौन सी पहाड़ी है? जाना पावा की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ये भी याद रखना। चंबल नदी की बात हो रही है। चंबल नदी पर ही आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, राणा सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध आपको चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी विशेषता याद रखना आपको, चंबल नदी पर सबसे बड़ा जलाशय, चंबल नदी पर सबसे बड़ा जलाशय ये भी आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, चंबल नदी की बात हो रही है। और गांधी सागर बांध भी कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। उसके बाद जवाहर सागर बांध भी कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको चंबल नदी से रिलेटेड ही याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 53, जो है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो तानसेन समारोह कहाँ होता है? तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे।
तो रामतनु पांडे तानसेन के बचपन का नाम था। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तानसेन की समाधि भी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये भी ग्वालियर में देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें आपको ग्वालियर से रिलेटेड याद रखना है। ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है? तानसेन समारोह भी कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर है? तानसेन की समाधि भी कहाँ पर है? तो ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। और तानसेन की नगरी भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। तानसेन की नगरी भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ग्वालियर से रिलेटेड और तानसेन से रिलेटेड याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 54 जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए, अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, जो कहाँ आता है आपका? इंदौर में आता है। राला मंडल है जो कहाँ आता है आपका? इंदौर में आता है। तो राला मंडल है और इंदौर में आता है, याद रखना। राला मंडल कहाँ आता है? इंदौर में आता है। फिर है आपका नौरादेही, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, जो कहाँ आता है? सागर में आता है। कहाँ आता है? सागर में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो कान्हा-किसली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कान्हा-किसली, जो कहाँ आता है आपका? जो आता है आपका मंडला में। तो ये सारे फैक्ट याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? मंडला में है। कब बनाया गया था इसको अभ्यारण्य कान्हा-किसली को? तो इसको बनाया गया था 1933 में। तो ये डेट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास है 55। इसमें लिखा है ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है एमपी। कौन है? एमपी। तो एमपी जो है वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ग्राम न्यायालय की स्थापना की। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? एमपी। और एमपी के कहाँ पर? भोपाल। तो ये प्रश्न भी अगर पूछ लिया जाए तो दोनों प्रश्न का आंसर क्या आएगा? एमपी। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा पहला ग्राम न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर आएगा एमपी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस राज्य के द्वारा अपने राज्य में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एमपी। अगर दोनों प्रश्न में पूछा लिया जाए, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? आपका एमपी आएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? एमपी ही देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लेकिन भोपाल में स्थापित किया गया था, है ना, भोपाल में। और राज्य सरकार, एमपी की राज्य सरकार ने नीमच में स्थापित किया था इसको। कहाँ किया गया था? नीमच में। तो दोनों प्रश्नों के आंसर अलग अलग हैं। इसके बाद करते हैं प्रश्न क्रमांक 57 जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं? तो ये तो आप भी जानते हैं कि मिनी मुंबई के नाम से किसको जाना जाता है? इंदौर। इनको क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंदौर की बात हो रही। ग्वालियर को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। तानसेन की नगरी भी इसको कहा जाता है, तानसेन की नगरी भी इसको कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त की अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जबलपुर संगमरमर की नगरी, संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। भेड़ाघाट, धुआंधार, जलप्रपात, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जबलपुर में ही देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको जबलपुर से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास है 57। ये आपका ग्रेटर गंगोई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्रेटर गंगोई परियोजना की बात की है, किस नदी पर है? तो ग्रेटर गंगोई परियोजना आपको देखने को मिलेगी केन नदी पर। कहाँ देखने को मिलेगी? केन नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केन नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। शिवपुरी पठार से आपकी केन नदी निकलती है, याद रखना। शिवपुरी जिला है जहाँ से आपको वो तो कुनो नदी है, ये आपको देखने को मिलेगी। केन नदी आपको कटनी के पास देखने को मिलेगी, कटनी से निकलती है आपकी, कटनी सतना से होती हुई उत्तर प्रदेश जाती है, तो केन नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम नदियों की बात करें तो एक नदी हमारे पास आती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी,
1312 इसकी किलोमीटर कुल लंबाई है। एमपी में 1077 आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परियोजनाएं इसी पर चल रही हैं। सबसे ज़्यादा परियोजनाएं अगर किसी नदी पर चल रही हैं तो वो चल रही हैं आपकी नर्मदा नदी पर। इसके साथ ही सबसे बड़ी परियोजना, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में चल रही है, गुजरात के भरूच जिले में चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, जो कि मध्य प्रदेश में चल रही है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर ही है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये खंडवा में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ देखने को मिलेगा? इंदिरा सागर बांध के तहत सबसे बड़ा जलाशय, जल द्वारा भरा हुआ आशय, तो जलाशय कहलाता है वो भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हनुमंतिया टापू जो खंडवा में देखने को मिलता है, हनुमंतिया टापू, वो भी कौन सी जलाशय के तहत है? इंदिरा गांधी जलाशय के तहत ही वो पानी आपको एकत्रित देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी ग्रेटर गंगोई परियोजना, ये केन नदी पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बाकी चंबल नदी पर भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, अभी हम ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 जो है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होती हुई गुजरती है। 14 जिले हैं जहाँ से आपकी कौन सी कर्क रेखा गुजरती है सॉरी, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होती हुई निकलती है, तो ये याद रखना। और भारत में 8 राज्यों से होती जाती है। भारत में कितने राज्यों से होती जाती है? तो भारत में जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात हो रही है यहाँ पर। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर सबसे पहले आप पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो ग्लोब में आप 3 रेखाएं महत्वपूर्ण देखते हैं। सबसे मध्य वाली रेखा जो कहलाती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ऊपर वाली जो है 23.5 डिग्री पर, ये आपकी कौन सी रेखा कहलाती है? तो आपकी कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दक्षिण में आपको 23.5 डिग्री पर देखने को मिलती है मकर रेखा, है ना, मकर रेखा। तो आप उत्तर में याद रखें, उत्तर में कौन सी रेखा है? तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगी कर्क रेखा। मध्य में आपको देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर, दोनों 23.5 डिग्री पर ही है। तो नीचे आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी, ऊपर आपको कर्क रेखा देखने को, उत्तर में आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी। और यहीं आपको भारत देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत एमपी देखने को मिलेगा। और एमपी के 14 जिलों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक है 59, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश का पहला अखबार है। मध्य प्रदेश का पहला प्रकाशित होने वाला अखबार है, पहला प्रकाशित होने वाला अखबार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसकी बात हो रही है? ग्वालियर अखबार की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है हिंदी भाषा में, तो यहाँ प्रश्न पर ध्यान दें। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहले अखबार की बात की गई है, तो ये कौन सा अखबार हो जाएगा? मालवा अखबार हो जाएगा। कौन सा अखबार हो जाएगा? सही आंसर मालवा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? भरथरी लोकगीत की बात हो रही है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है भरथरी लोकगीत। लोकगीत, लोक कला, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोकनाट्य और लोक नृत्य से संबंधित ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आलाखंड लोकगीत। आलाखंड लोकगीत, आला उदल की कहानियाँ, ये प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। आलाखंड लोकगीत ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित हो जाएंगी बुंदेलखंड से। कहाँ से संबंधित हो जाएंगी? बुंदेलखंड से। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है, बुंदेलखंड। ठीक है, याद रखना, बुंदेलखंड से संबंधित है आपकी आला उदल की लोक कथाएं।
इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष पूछा गया है, वो भी मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद। ठीक है, याद रखना बरगद है। राजकीय चिन्ह में भी आपको बरगद का वृक्ष ही देखने को मिलता है। राजकीय चिन्ह जो है हमारा, उसमें भी आपको बरगद का वृक्ष ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम राखी की चुनौती किसकी रचना है। राखी की चुनौती किसकी रचना है, ये पूछा है। तो राखी की चुनौती किसकी रचना है, ये है आपका सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है राखी की चुनौती। राखी की चुनौती, तो राखी की चुनौती किसकी रचना है, तो ये है सुमित्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सफ़ेद बागों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। सफ़ेद बागों की भूमि, क्योंकि सबसे पहले सफ़ेद बाग वहाँ देखा गया था, इसलिए प्रश्न बनता है, और सबसे ज़्यादा सफ़ेद बाग भी वहीं से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो याद रखना कि सफ़ेद बागों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रीवा को। किसे कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है। सफ़ेद बागों की भूमि, सफ़ेद बागों की भूमि रीवा को कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो आप बाकी सारी चीज़ों से आप ग्वालियर को जो है तानसेन की नगरी, पूर्व का जिब्राल्टर, इंदौर को मिनी मुंबई, ये सब कहा जाता है। और छतरपुर को क्या कहा जाता है, छतरपुर में जो आपका खजुराहो है, उसकी अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है मंदिरों की भूमि। मंदिरों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंध रखता है। देखिए, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से गिना जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत के आधार पे किस से संबंध रखता है, तो ये ख्याल शास्त्रीय संगीत से संबंध रखता है। ख्याल, ठीक है, याद रखना है, ख्याल शास्त्रीय संगीत से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था। तो याद रखना कि सचिन तेंदुलकर द्वारा जो है दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया गया था, डबल सेंचुरी, है ना, दोहरा शतक लगाया गया था। और ये कहाँ लगाया गया था, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था, तो मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। कौन सा आएगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। अब ये है कहाँ, तो ग्वालियर में। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये कहाँ हो जाएगा, सही आंसर इसका ग्वालियर। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है आपका ग्वालियर में। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं सिंगरौली कब अस्तित्व में आया। सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया, तो देखिए डेट के अकॉर्डिंग तो आपका सिंपल प्रश्न हो जाता है, ये 2008 में आया था। ठीक है, तो 24 मई 2008 की बात करें तो सिंगरौली अस्तित्व में आया। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आपको जिलों की संख्या, आपको 52 जिले देखने को मिलेंगे, जिसमें से निवाड़ी नवनिर्मित है, नया बना है, ये याद रखना है। जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे, 43 थे। उसके बाद 2 जिलों का गठन हुआ तो 45 हो गए। उसके बाद लगातार 2 समितियाँ आई, दोनों समितियों के द्वारा 16 जिलों का और गठन कर दिया गया। तो इस तरीके से टोटल जिलों की संख्या जो थी वो कितनी हो चुकी थी, 61 एमपी में 2000 तक। ये बात हो रही है 2000 की, 1 नवंबर 2000 की, जिस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले हुआ करते थे, 61। लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है और 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। जिसके बाद फिर एमपी में कितने जिले बचते हैं, एमपी में जिले बचते हैं आपके 45 के बाद अगर हम बात करें एमपी में, तो 45 के बाद 3 नए जिले फिर से बनाए जाते हैं। 3 नए जिलों का गठन जो है फिर से किया जाता है। और इन 3 नए जिलों का गठन हो जाने के बाद एमपी में अगर आप देखोगे तो 48 जिले हो जाते हैं। उसके बाद 2 नए जिले बनते हैं, तो हो जाता है आपका कितना, 50। फिर एक नया जिला बनता है और एक और नया जिला बनाया जाता है। तो इस तरीके से 52 जिले हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका, 24 मई 2008। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये श्योपुर में है। कहाँ पर है, श्योपुर में। कुनो वन्यजीव
किस लिए जाना जाता है? टाइगरों के लिए जाना जाता है, टाइगरों के लिए जाना जाता है ना। याद रखना कुनो वन्यजीव 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी नवनिर्मित है, याद रखना। कुनो नदी के पास है, कुनो नदी के पास है, तो ये प्रश्न भी याद रखना। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए उसका नाम रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 72, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आप सब जानते हैं, ये पहला स्थान है। भारत में बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिरहा और विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बिरहा और विदेशिया गायन जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो एक खास तौर पर गाए जाते हैं बघेलखंड में, ठीक है। याद रखना बिरहा और विदेशिया गायन प्रसिद्ध गायन है, लोकगीत है ये, याद रखना। तो ये जो है विदेशिया और बिरहा, विदेशिया और बिरहा नाम याद रखना है। बिरहा और कौन सा है आपका? विदेशिया। बिरहा और विदेशिया ये लोकगीत हैं, कहाँ गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं आपके बघेलखंड में। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 74, ये है आपका गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? मध्य प्रदेश का लगभग सभी क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया आपको इसमें बताना है जो कि आपका दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की अगर हम मैप की बात करें तो मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है गोंडवाना क्षेत्र। मुख्य तौर पर ये गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चकोरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चकोरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है, ये आपसे पूछा है, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। तो चकोरिया और इसके अतिरिक्त अभी हम एक और देख चुके हैं, तो वो दोनों प्रश्नों के आंसर आपका क्या है? बुंदेलखंड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, डिस्कशन हो चुका है इस पर, रालामंडल इंदौर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखना। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? इस पे भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। राजा सूर्यसेन द्वारा जो है ग्वालियर का किला बनवाया गया था। गोपालचल पर्वत श्रेणी पर है, गोपालचल पर्वत श्रेणी पर है, ये याद रखना, राजा सूर्य सिंह द्वारा बनवाया गया था। मान महल, गुजरी महल, दोनों महल यहीं पर है। मान महल और गुजरी महल दोनों महल यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली क्षरण करने के लिए जाना जाता है और इसके साथ जो कि प्रमुखतः पर्यावरण आपदाओं का कारण बनता है? तो ये बात हो रही है चंबल नदी की। किस नदी की बात हो रही है यहाँ पर? चंबल नदी की बात हो रही है। नर्मदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, पर्यावरण प्रदूषण के लिए, जिसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण में क्या होता है? मृदा अपरदन मतलब मिट्टी को काटना, मिट्टी को काटने का काम चंबल नदी द्वारा हुआ होता है। अर्थात चंबल नदी जब बहती है तो मिट्टी को काटती हुई जाती है, तो ये याद रखना, सही आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर को जो है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलीराजपुर। इसको लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको वो ऑलरेडी पहले से याद हो जाए। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अलीराजपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ध्रुपद केंद्र, ध्रुपद समारोह भी होता है, गुरु और शिष्य के बीच प्रतियोगिता होती है। गुरु शिष्य के बीच में जो है प्रतियोगिता होती है, संगीत के आधार पर, गीतों के आधार पर प्रतियोगिता होती है, याद रखना, गुरु और शिष्य के बीच में, उसको बोलते हैं ध्रुपद समारोह। और ध्रुपद समारोह का आयोजन भी कहाँ होता है? भोपाल में होता है, भोपाल में होता है। और यहाँ पूछा है आपसे ध्रुपद केंद्र भी कहाँ पर है? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपके पास भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया नृत्य आपका भील जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? भील जनजाति से। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, कितने %? लगभग
जनजातियों का 38% जो है भील जनजाति देखने को मिलती है सबसे बड़ी। लेकिन समूह के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है, ये याद रखना है आप। लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। लेकिन समूह शब्द जोड़ दिया जाता है तो आंसर कहाँ पहुँच जाएगा, गौड़ पर पहुँच जाएगा आंसर। लेकिन डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वहाँ आपका आंसर आएगा भील जनजाति। ये आपको याद रखना है। भगोरिया पर्व, भगोरिया नृत्य भगोरिया पर्व पर होता है और भगोरिया पर्व खास तौर पर होली के समय आयोजित किया जाता है। होली के समय 7 दिन का पर्व होता है। कितने दिन का? 7 दिन का पर्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अहिरई लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अहिरई लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है आपका भारिया जनजाति से, भारिया जनजाति से संबंधित है। अब भारिया जनजाति को हम जंगलियों का जंगली कहते हैं, याद रखना। भारिया जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली कहा जाता है। पातालकोट, पातालकोट जो कि आपका कहाँ आता है? तामिया तहसील, तामिया तहसील, पातालकोट तामिया तहसील कहाँ पर? छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में। यहाँ सबसे ज़्यादा भारिया जनजाति देखने को मिलती है और लगभग 90% भारिया जनजाति पातालकोट में ही निवास करती हैं, पातालकोट में ही निवास करती हैं। और पातालकोट अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पर आता है आपका? छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। भील सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती हैं? झाबुआ में, झाबुआ में सबसे ज़्यादा भील आपको जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बालाघाट और मंडला की बात करें तो यहाँ बैगा देखने को मिलती है, बैगा जनजाति। बालाघाट मंडला के पास बैगा जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जंगलियों का जंगली भी किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति को कहता है। जंगलियों का जंगली, जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एक निचले क्षेत्र में निवास करती हैं। पातालकोट बहुत निचला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र पातालकोट, यहाँ निवास करती हैं ये। इसके बाद बात करते हैं सतखंडा महल किस जिले में है? सतखंडा महल की बात हो रही है कि ये किस जिले में है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सतखंडा महल आपको देखने को मिलता है दतिया में। कहाँ देखने को मिलता है? दतिया में। तो सतखंडा महल कहाँ हो जाएगा? 7 खंडों का सतखंडा महल दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास 84। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा आपका निवाड़ी। नया नया है आपका, याद रखना। 2018 में ही इसका निर्माण हुआ था, याद रखना। निवाड़ी किससे बना था? टीकमगढ़ से। किससे बना था? टीकमगढ़ से अलग होकर जो है निवाड़ी जिला बना। और ओरछा अभी कहाँ चला गया है आपका? ओरछा पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन अब कहाँ पहुँच गया ये? अब पहुँच गया निवाड़ी में। तो ओरछा की याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पर्यटन स्थल है ना। और ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे भी है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 85। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर, अध्यक्ष, पहले स्पीकर मतलब अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर नहीं पूछा है यहाँ पर, अध्यक्ष पूछा है। तो अध्यक्ष कौन रहे हैं आपके? पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। और यहीं पर जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष इनको बना दिया गया था, पंडित कुंजीलाल दुबे को। किनको? पंडित कुंजीलाल दुबे को बना दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें काशी प्रसाद पांडे, तो काशी प्रसाद पांडे जो हैं पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर नहीं प्रोटेम स्पीकर, ये कौन रहे? काशी प्रसाद पांडे रहे। लेकिन अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर की बात करें, तो पंडित कुंजीलाल दुबे रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को इनको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जु नर्मदा नदी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके साथ ही चंबल नदी को मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी को कहा जाता है। और क्षिप्रा नदी को जो है मालवा की गंगा कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश का कौन सा
कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? तो इसका सही आंसर आएगा चंबल। चंबल नदी मृदा अपरदन जरूर करती है, लेकिन ये सबसे कम प्रदूषित नदी है। सबसे कम प्रदूषित नदी चंबल नदी है, भारत की है ना, भारत की, याद रखना। कालिदास समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है उज्जैन में, याद रखना, उज्जैन में कालिदास समारोह होता है। ग्वालियर में कौन सा होता है? तानसेन समारोह होता है। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में होता है। उज्जैन में कौन सा हो गया आपका? कालिदास समारोह हो गया, कालिदास समारोह हो गया। और एक है आपका भोपाल में, अभी बताया हमने, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में होता है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं बोली जाती? तो देखिए, ब्रजभाषा बोली जाती है मध्य प्रदेश के पड़ोस में। ब्रजभाषा के बाद अगर हम बात करें तो कोरकू भी बोली जाती है, गौड़ी में बोली जाती है, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती। ये नेपाल की भाषा है, नेपाल में बोली जाती है ना, तो याद रखना, ये नेपाली भाषा है मैथिली। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मंदसौर में। कहाँ पर? ये मंदसौर में, याद रखना। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, याद रखना। छतरपुर में क्या है? खजुराहो है। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर? इसको ग्वालियर का किला, पूर्व का जिब्राल्टर है ना, याद रखना। और किलो का मोती, किलो का मोती, किलो का मोती, हिंद के किलो का मोती, हिंद के किले का मोती, ये भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर का किला। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। सूर्यसेन द्वारा बनवाया गया था, गोपालजल पर्वत श्रेणी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? प्रश्न पूछा जाता है, 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में संगीत राजधानी कहा जाता है मैयर, और मैयर आता कहाँ है आपका? सतना में। कहाँ आता है? सतना में। मांडू कहाँ है? मांडू धार में। मांडू कहाँ है? धार में। प्रीतमपुर कहाँ है? धार में। प्रीतमपुर कहाँ है? मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में। मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है ना, मंडीदीप क्या है आपका? मंडीदीप आपका औद्योगिक केंद्र है, याद रखना। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है, प्रीतमपुर भी औद्योगिक केंद्र है। मांडू जो है आपका पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, पर्यटन स्थल, ठीक है। और मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैयर, और मैयर आता कहाँ है आपका? मैयर आता है आपका सतना में। कहाँ आता है? सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए थे, क्योंकि 61 थे मध्य प्रदेश में 2000 में, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जब गठन होता है तो 16 जिले किसको दे दिए जाते हैं? छत्तीसगढ़ को। तो मध्य प्रदेश में 45 जिले रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, और ये भी खासतौर पे कहाँ पाई जाती है? मालवा और नर्मदा घाटी, मालवा और नर्मदा नदी वाली जो घाटी है इसके आसपास सबसे ज़्यादा मालवा में पाई जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश को पठारों के आधार पर विभाजित करते हैं तो मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का आता है, उच्च मध्य प्रदेश आता है, फिर बघेलखंड का पठार आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, नर्मदा घाटी आती है। तो इसमें मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और थोड़ा सा पश्चिम वाला सतपुड़ा प्रदेश, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को हम भर्री मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की फसल अच्छी होती है, ठीक है। काली मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है आपका? लावा। लावा जब जम जाता है तो चट्टानें बन जाती हैं, और ये चट्टानें जब टूटती हैं तो इन चट्टानों के टूटने से ही आपकी कौन सी मिट्टी बन जाती है? काली मिट्टी। इसलिए काली मिट्टी या लावा मिट्टी, कपास मिट्टी, भर्री मिट्टी, कनहर मिट्टी, ये सब काली मिट्टी के ही नाम है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? देखिए मेले से रिलेटेड भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला लगता है खंडवा में। गुना में लगता है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में, तो ये याद रखना है, ठीक है। और चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अलीराजपुर को चेरापूंजी। तो चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अलीराजपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आपसे पूछा है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आपको ग्वालियर में। कहाँ देखने को मिलती है? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नगरीय निकाय में मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखना, जो नगरीय निकायों में जो नगरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उनके अंतर्गत महिलाओं को कितने % का आरक्षण मिलेगा? 50% का। और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? MP बन चुका है, याद रखना। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न हो जाएगा। कहाँ पर है ये है छतरपुर में। छतरपुर में खजुराहो के मंदिर देखने को मिलते हैं। इनको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा पर्यटन 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था खजुराहो को, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। सांची स्तूप को भी किया गया है जो रायसेन में है, लेकिन सांची स्तूप को कब किया गया था? 1989 में किया गया था। और भीमबेटिकाओं को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तीनों डेट याद रखना। 1988 आता है तो आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1989 आता है, 1990 आता है, तो आंसर कहाँ चला जाएगा आपका? सांची स्तूप, जो कहाँ पर है आपका? रायसेन में है। अगर आपसे पूछ लिया जाता 2003 में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर आ जाएगा भीमबेटिका की गुफा। ये भी कहाँ पर आती है? रायसेन में। तो तीनों फैक्ट याद रखना है। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।